नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे सभी दोस्तों। मैं अमन अमन अपडेट्स और स्टडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज जुड़ेंगे फिर से हम एक अपनी नई क्लास में, इस करंट अफेयर क्लास में। तो कुछ शुरुआत अपनी जैसे करते हैं प्रतिदिन अपने हर लाइनों से, आज की शुरुआत हम उसी तरह करेंगे। तो महात्मा गांधी जी की लाइन थी, जीवन में कुछ भी नामुमकिन नहीं है यदि हमें अपने दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत करने की इच्छा शक्ति है। देखिए, अगर आप किसी भी चीज को ठान लेते हैं, तो अगर दृढ़ संकल्प आप मजबूत है, तो आप किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं, किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो आज थोड़ा इमरजेंसी बहुत आ गई, मेरे दादाजी काफी ज्यादा बीमार हो गए हैं, उनको ले जाना हॉस्पिटल, इस वजह से हम देख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं पूरी तरह से क्लास आपको दे दे प्रोवाइड करा दे, फिर हम जल्दी चले जाएंगे। तो एक्सप्लेनेशन कर लेंगे थोड़ा थोड़ा, बाकी आप देख लीजिए। तो पहले क्वेश्चन जो हमारा होगा, ग्लासगो 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों के 110 प्लस केजी वेट लिफ्टिंग वर्ग में किस भारतीय खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता और उसने में नया गेम्स रिकॉर्ड बनाया है। जो लवप्रीत सिंह जी है, इन्होंने यहाँ मेडल हासिल किया है। ग्लासगो 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स में लवप्रीत सिंह ने 110 प्लस किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है। इन्होंने स्नैच राउंड में 176 केजी वजन उठाकर नया गेम्स रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। इस पदक के साथ भारत का इस बार वेट लिफ्टिंग अभियान का कुल 8 पदक के समाप्त हुआ है, यानी वेट लिफ्टिंग में कुल 8 पदक भारत ने प्राप्त किए हैं। अन्य विकल्प बात करें, जो संकेत जेरेमनी संचिता है भी भारत के शेष भारोत्तोलक है, उन्होंने इसे इवेंट के विजेता लवलीप्रीत जी है। मतलब, और जो ये संकेत जेरेमी और अचिंता जी हैं, ये वेट लिफ्टिंग के ही प्लेयर्स हैं, पर जो मेडल मिला है वो लवलीप्रीत सिंह जी के ये मेडल प्राप्त हुआ है। दूसरे प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2026 की पहली छमाही में भारत की कुल बिजली क्षमता नवीकरण ऊर्जा की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत को पार कर गई है। तो 46% के साथ वृद्धि हुई है। भारत ने अपने स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों की 2026 छमाही की रिपोर्ट के अनुसार मुताबिक भारत के कुल स्थापित बिजली क्षमता गैर जीवाश्म ईंधन, सौर और परिवहन और हाइड्रो के द्वारा हिस्सेदारी अब 46% को पार कर चुकी है। यानी कि मान समझ लो, अब 100 गीगावाट अगर उत्पादन कर रहा है भारत, तो 46% उसमें नवीकरण ऊर्जा से है, यानी जीवाश्म ईंधन से के बगैर है। तो भारत का लक्ष्य 2030 तक 50% पार ऊपर ले जाना है। तो काफी, ये देखो, अब देखने में तो 4% लग रहा है, पर ये पार करना बहुत ही कठिन होता है। तो जुलाई 2026 में किस देश ने औपचारिक रूप से घोषणा की है कि वह 2030 तक दुनिया का पहला पूरी तरह से कचरा मुक्त डिजिटल चांसलरी प्रशासन लागू करेगा। तो एस्टोनिया द्वारा यह घोषित किया गया है, घोषणा की गई है। डिजिटल गवर्नेंस में दुनिया का अग्रणी देश एस्टोनिया जुलाई 2026 में आधिकारिक संकल्प लिया कि वह 2030 तक अपनी पूरी सरकारी मशीनरी और चांसलरी को पूरी तरह से डिजिटल, पेपरलेस और शून्य अपशिष्ट यानी वेस्ट फ्री बना देगा। सिंगापुर और फिनलैंड की तकनीक रूप से उन्नत लेकिन है विशिष्ट घोषणा एस्टोनिया द्वारा यह किया गया है। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने आज 31 जुलाई को किस नए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के सफल प्रक्षेपण की घोषणा की है, जो आपदा प्रबंधन को बेहतर बनाएगा। जो EOS-09 है, इसकी घोषणा की बात की है। इसरो ने मौसम के सटीक भविष्यवाणी के बाद चक्रवात जैसे आपदा प्रबंधन को मजबूती देने के लिए EOS-09, जिसका अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह सैटेलाइट अत्याधुनिक रडार इमेजिंग तकनीक से लैस है, जो घने बादलों के पार भी पृथ्वी के हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ले सकेगा। और बात की जाए पांचवें प्रश्न की ओर, तो कॉर्पोरेट मसालों के मंत्रालय द्वारा जुलाई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य महिला स्टार्टअप्स और महिला स्वामित्व वाले व्यवसायों की संख्या में देश में शीर्ष रहा है। तो तमिलनाडु सरकार की जो ये तमिलनाडु राज्य है, उसने यह हासिल किया है। जुलाई 2026 के ताजा कॉर्पोरेट आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु भारत में महिला उद्यमी और महिला स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों MSME में की संख्या में सबसे आगे रहा है। इसके बाद क्रमशः कर्नाटक और महाराष्ट्र स्थान आते हैं। तमिलनाडु सरकार की विशेष स्टार्टअप नीतियों के कारण महिला उद्यमियों की संख्या में यह उछाल आया है। छठा प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय एथलीट ने ग्लासगो गेम्स में 2026 के महिला डिस्क थ्रो फाइनल में 58.65 मीटर थ्रो के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो सीमा काली रामना जी ने यह मेडल जीता है। इसकी बात करें एथलीट्स
एथलेटिक्स ट्रैक से भारत के लिए अच्छी खबर आई है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में डिस्क थ्रो के कड़े फाइनल मुकाबले में सीमा काली रामन्ना जी 58.65 मीटर की दूरी तय कर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यह इस इवेंट में भारत का पहला पदक, मतलब इस जो इवेंट है ना ये डिस्कस थ्रो वाला, तो ये पहला बार भारत को मेडल मिला है, पहला पदक होगा। कमलप्रीत कौर और नवजीत ढिल्लों में भी भारत के प्रसिद्ध चक्का फेंक खिलाड़ी हैं। और 7वां प्रश्न देखते हैं, तो वैश्विक बाघ दिवस जो 29 जुलाई को मनाया जाता है के बाद जारी 31 जुलाई 2026 की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित टाइगर रिजर्व यानी बेस्ट मैनेजमेंट टाइगर रिजर्व का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो पेंच जो महाराष्ट्र का यानी एमपी का है, पेंच टाइगर रिजर्व, उसको यह अवार्ड मिला है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के मूल्यांकन के बाद मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व को देश में वन्यजीव संरक्षण, स्थानीय समुदाय की भागीदारी और पर्यावरण पर्यटन के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित टाइगर रिजर्व चुना गया है। मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। 8वां प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग द्वारा जुलाई 2026 के अंत में जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी इंडेक्स 2025-26 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो जस्ट दोबारा आ गया है, मतलब इसके पहले हम देख चुके हैं, केरल टॉप पर होगा। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्यों के इंडिया इंडेक्स 2025-26 में केरल ने एक बार फिर अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। केरल ने स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और लैंगिक समानता के मानकों पर सबसे अधिक अंक हासिल किए हैं। तो कौन कौन से मानक देखे जाते हैं? स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और लैंगिक समानता के मानक देखे जाते हैं, सबसे अधिक हासिल किए हैं। इस सूचकांक में उत्तराखंड और तमिलनाडु भी शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हैं। 9वें प्रश्न की बात करते हैं, तो हाल ही में किस वैश्विक वित्तीय संस्थान ने भारत के ग्रामीण बुनियादी ढांचों और डिजिटल कनेक्टिविटी विकास के लिए $750 मिलियन के ऋण समझौते को मंजूरी दी है? तो जो एडीबी है, एशियाई विकास बैंक है, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसके द्वारा यह समझौता हुआ है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत सरकार के साथ $750 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। इस राशि का उपयोग भारत के दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क विकसित करने और 12 ग्रामीण सड़कों के निर्माण में किया जाएगा, ताकि कृषि उत्पादकता को बढ़ावा मिले। 10वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय नौसेना ने जुलाई 2026 के अंत में किस देश की नौसेना के साथ रणनीतिक समुद्र सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए वरुण 2026 द्विपक्षीय अभ्यास आयोजन किया है? तो वरुण ये सब होता है ना, उसके साथ किसके, फ्रांस के साथ ये होता है। तो भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच होने वाला वरुण एक अत्यधिक प्रतिष्ठित द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। जुलाई 2026 के अंत में इसका नवीनतम संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ, ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। हिंद महासागर में इसका आयोजन हुआ है, जिसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं और समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना होगा। देखो हम लगभग 15 प्रश्न ला दिए हैं आपको, ताकि जो भी और लेटेस्ट खबरें बनी हैं उनको दे दें। आपको ज्यादा फैक्ट नहीं जोड़ पा रहे हैं, आपको ज्यादा प्रश्न दे, 15 प्रश्न आप क्लियर आए हैं। तो ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं हम क्लास। और क्लास कैसे लग रही है, आप लोग थोड़ा सपोर्ट के लिए, सपोर्ट नहीं हो रहा, आप भी लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि क्लास अगर आपको लग रहा है एग्जाम ओरिएंटेड हो तो बिल्कुल हमें सपोर्ट करें ना, चैनल को सब्सक्राइब भी कराएं। जुलाई 2026 में किस देश ने अंतरिक्ष मलबे को कम करने के लिए दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसेट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया है? तो जापान द्वारा यह किया गया है। जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी और सुमितो फॉरेस्ट्री ने मिलकर दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसेट तैयार किया है, जिसे जुलाई 2026 के अंत में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। पारंपरिक सैटेलाइट जब सेवा मुक्त होकर पृथ्वी के वायुमंडल में लौटते हैं तो एल्यूमिनियम के छड़ छोड़ते हैं, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। लकड़ी का यह उपग्रह वायुमंडल में प्रवेश करते ही पूरी तरह जलकर खाक हो जाएगा, जिससे अंतरिक्ष वायुमंडल प्रदूषण नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है जापान ने, लकड़ी का एक उपग्रह सैटेलाइट यानी बनाकर। और अगला प्रश्न 12वां देखते हैं, तो जो WHO द्वारा 30-31 जुलाई 2026 को जारी ताजा वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का कौन सा क्षेत्र हेपेटाइटिस बी के मामलों को 90% तक नियंत्रित करने वाला पहला क्षेत्र बन गया था? हेपेटाइटिस बी, ABC जो होता है ना, ये किससे, लीवर से होने वाला, लीवर इन्फेक्शन वगैरह, कैंसर वगैरह होता है, उससे होने वाला ये रोग होता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का होता है ना, शायद लीवर का जो स्टडी होती है वो हेपेटाइटिस बोलते हैं, कुछ बीमारी जो होती है उसे हेपेटाइटिस बोलते हैं।
दक्षिण पूर्व एशिया जो है ये क्षेत्र बना है WHO के नवीनतम रिपोर्ट में। दक्षिण पूर्व एशिया जिसे क्षेत्र जिससे भारत भी शामिल है, जिसमें की बड़ी सराहना की गई है व्यापक टीकाकरण अभियानों जैसे भारत के मिशन इंद्रधनुष जो है, देखिए इंद्रधनुष जो है हेपेटाइटिस रोग के लिए है, के कारण इस क्षेत्र ने बच्चों में हेपेटाइटिस बी के प्रसार 90% तक कम करने का ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल किया है। हेपेटाइटिस बी सीधे तौर पर लीवर को प्रभावित करने वाले एक गंभीर बीमारी है। तो मिशन इंद्रधनुष, इससे हेपेटाइटिस जो मिशन चला गया टीकाकरण का, ये याद रखिए क्योंकि इससे अगर क्वेश्चन बनता है तो मिशन इंद्रधनुष जो है अभियान के बारे में जरूर पूछेगा। 13वें प्रश्न को देखते हैं। ग्लासगो स्पिट्स राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पैरा एथलेटिक्स के पुरुष में 100 मीटर स्पर्धा में किस भारतीय धावक ने देश को पहला गोल्ड दिलाया, देश के लिए गोल्ड दिया है? तो जो ये दिलीप महादुर गावित जी हैं, इन्होंने दिलाया है। बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है इस बच्चे ने, कमाल का प्रदर्शन करा है। ग्लासगो 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के पैरा एथलीट का दबदबा रहा है। दिलीप महादुई गावित ने शानदार दौड़ के साथ पुरुषों की पैरा 100 मीटर श्रेणी में भारत को झोली में चमचमाता गोल्ड मेडल डाल दिया है। यह ट्रैक्स इवेंट में भारत के सबसे बड़े पदकों में से एक है। सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो और मरियप्पन हाई जंप के खिलाड़ी हैं। सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो के हैं और मरियप्पन हाई जंप के खिलाड़ी हो जाएंगे। और इसमें जो ऑप्शन है, और इसमें एक अभी नाम नहीं याद आ रहा है, कोई लड़का भी सही नहीं है, वो भी ये गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल दोनों ही भारत को ही मिले हैं इसमें। और आगे बात की जाए 14वें प्रश्न की ओर, तो आरबीआई द्वारा 31 जुलाई 2026 को जारी डिजिटल भुगतान सूचकांक के अनुसार पिछले एक वर्ष में भारत में डिजिटल लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 15.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो आरबीआई का डिजिटल भुगतान सूचकांक डीपीआई देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण के स्तर पर मापता है। आज जारी आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ये इसका फॉर्म होता है। और साउंड बॉक्स तकनीक की तेजी से विस्तार के कारण भारतीय वार्षिक आधार पर डिजिटल ट्रांजैक्शन में 15.4% के भारी बढ़ोतरी की, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल होने का संकेत देता है। 15वें प्रश्न की ओर देखते हैं, जो हमारा आखिरी होगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जुलाई 2026 के अंत में दी गई जानकारी अनुसार भारत का कौन सा राज्य देश में सबसे अधिक रामसर साइट, यानी जो रामसर साइट अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि वाला राज्य बन गया है? तमिलनाडु इस पे टॉप होगा। जस्ट अभी हमने देखा था कि सारनाथ, जो यूपी का सारनाथ है, बौद्ध स्मारक स्थलों से रिलेटेड है, उसको भी यूनेस्को के विश्व धरोहर 45वां साइट बना है। भारत में वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण के तहत आर्द्रभूमि को बचाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। तमिलनाडु के कुल 18 रामसर साइट के साथ भारत देश में पहला स्थान है। इसके बाद उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। रामसर कन्वेंशन ये अंतरराष्ट्रीय संधि है जो आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए 1971 ईरान में रामसर साइट हस्ताक्षरित किया गया। आप बताएंगे रामसर साइट किस डेट को इसका दिवस मनाया जाता है, किस डेट को? और बताएं तो यूपी के जो है अभी 4 हो गए हैं। तो अभी जो नया हुआ सारनाथ वाला था, हमने देखा था ना, सारनाथ इसका लेटेस्ट हो गया है। और बस यही इतना तक। तो आज की क्लास यहीं तक, क्योंकि घर में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इशूज हैं दादाजी को, मेरे बड़े पापा जी हैं, तो उनको लेके जाना हॉस्पिटलाइज। और क्लास कैसी लगी, आपको पसंद आई बिल्कुल सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक, क्लास को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको मैं देखो, अगर संभव हो पाया तो मैं आपको जो हमारी सीरीज चल रही थी ना महामारी एथन वाली क्लास करंट अफेयर की, तो आपके 3rd पार्ट आपको आज हो सकता है मिल जाए, आज मिले या फिर कल मिल जाए आपको। धन्यवाद आज के लिए।